नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, मोशन ऑफ ए बॉडी इन लिफ्ट। अब किसी भी लिफ्ट के अंदर कोई भी पर्सन खड़ा है तो चार अलग अलग केस हो सकते हैं। हो सकता है कि लिफ्ट रुकी हुई हो तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, या फिर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो v अगर कांस्टेंट होगा तब भी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, पहला केस। इसमें एक्सेलरेशन मायने रखेगा, मेन चीज क्या रहेगी, एक्सेलरेशन, कितनी स्पीड से ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है वो मायने नहीं रखेगा। लिफ्ट वाले क्वेश्चंस में क्या मायने रखेगा, किस एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। तो पहला केस वो है कि या तो ये रुकी हुई है या फिर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। रुकी हुई है तब भी एक्सेलरेशन 0 होता है, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होती तब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, पहला केस। दूसरा केस ये हो सकता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही हो विद एक्सेलरेशन a, मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, तब क्या करना है, दूसरा केस। ये भी हो सकता है कि लिफ्ट नीचे आ रही हो विद एक्सेलरेशन a, ठीक है। और फोर्थ केस, मान लो कि ये केबल की रस्सी टूट जाती है यहां से, हो सकता है कि लिफ्ट की जो केबल है उसकी रस्सी टूट जाती है, तब क्या महसूस होगा हमको। ये चार अलग अलग केस हम लोग स्टडी करेंगे। ये तो आपको वैसे पता होगा क्योंकि जब केबल की रस्सी टूटेगी तो कौन से एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट नीचे आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, वो इस पे काम करेगा तब। चलो एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। पहले केस की बात करते हैं कि इसमें क्या होगा। देखो यहाँ पे इस पर्सन के पैरों के नीचे एक वेटिंग स्केल रखा हुआ है जिससे वेट को मेजर करते हैं हम लोग। तो जब तक लिफ्ट रुकी हुई है तो जितना इस पर्सन का वेट होगा उतना ही इसको महसूस होगा। जैसे अभी आप बैठे हो तो आपको जितना आपका वेट है उतना ही महसूस होगा आपको, लेकिन जब आप किसी झूले में होते हो या लिफ्ट के अंदर होते हो, आपने महसूस किया होगा लिफ्ट ऊपर जाती है तो हम भारी भारी महसूस करते हैं, और जब लिफ्ट नीचे आती है तो हम हल्का हल्का महसूस करते हैं। या जो वो बड़े वाला झूला, उसमें अगर झूले हो तो जब झूला नीचे आ रहा होता है तो आपको लगता है कि आप ऊपर ही रह गए, झूला ही नीचे जा रहा है ना, हवा में महसूस करते हैं। तो उसका कारण क्या है वो भी आपको इससे समझ में आएगा। तो पहला केस है कि इसमें जो वेट फोर्स लग रहा होगा mg, उतना ही यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा। ये क्या होता है सर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मतलब, देखो जब आप इस लिफ्ट को दबाओ, सॉरी इस वेटिंग स्केल को दबाओगे, अपने वेट से दबाओगे तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा। और अगर लिफ्ट रुकी हुई है या इसका एक्सेलरेशन 0 है तो जितना mg रहेगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। और ये वेटिंग स्केल है ना, ये हमेशा किसको मेजर करता है, mg को मेजर नहीं करता, ये मेजर करता है इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को, कि कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे डेवलप हो रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो आपके पास कोई वेटिंग स्केल है, आप उसको अगर हाथ से भी जोर से दबाओगे तो भी वो रीडिंग दिखाएगा 30 किलोग्राम दिखाता है। कभी आप मान लो आपका वेट है मान लो 60 किलोग्राम या 50 किलोग्राम जितना भी है, आप वेटिंग स्केल पे जाके खड़े हो गए आराम से तो आपको रीडिंग दिखा देगा 50 किलोग्राम वेट है। अब नीचे उतर जाओ, अब आप क्या करो, उसको ऐसे जोर से, आप नीचे खड़े हो उस वेटिंग स्केल पे जोर से आप ऐसे फोर्स लगाओ, तब वो रीडिंग दिखाने लग जाएगा 30 किलोग्राम 20 किलोग्राम ऐसे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है आपके हाथों का वजन 20 किलोग्राम है। वो क्या दिखा रहा है, वो उस फोर्स को मेजर कर रहा है, उस फोर्स से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है, और उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की रीडिंग हमेशा वेटिंग स्केल दिखाता है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर है, mg के बराबर। तो वेटिंग स्केल क्या शो करेगा, mg की रीडिंग शो करेगा। आपका अगर वेट मान लो कि 50 किलोग्राम है तो ये 50 किलोग्राम यहाँ पे दिखा रहा होगा। इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, तो टेंशन फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ लगता है। ये जो केबल है इसमें जो टेंशन फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगा, इस लिफ्ट और इस पर्सन के टोटल मास की वजह से, टोटल वेट की वजह से। इन दोनों का मतलब इस पर्सन का और इस लिफ्ट का टोटल मास सपोज करो कैपिटल M है ना, टोटल मास, और उसकी वजह से एक mg फोर्स लग रहा होगा। इस केबल के नीचे कितना वेट लटका हुआ है, mg, तो mg के बराबर ही यहाँ पे टेंशन फोर्स डेवलप होगा। तो एक चीज नोटिस करो, वेटिंग स्केल भी इसी चीज को मेजर कर रहा है mg को, और ये जो केबल है इसके अंदर टेंशन भी किसके बराबर है, mg के बराबर है। ये हमेशा बराबर ही आएंगे। आपको चाहे ये पूछे कि लिफ्ट के अंदर एक पर्सन खड़ा है और उसका वेट क्या महसूस हो रहा होगा, उसको अपेरेंट वेट बोलते हैं, वो पूछे या ये पूछे कि रस्सी में टेंशन कितना होगा, एक ही आंसर होता है उसका। देख रहे हो आप, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, mg आ रहा है। बस फर्क इतना है कि वेटिंग स्केल के लिए जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो ये m इस पर्सन का मास होता है, जब आप टेंशन के लिए फॉर्मूला लगाते हो तो ये इस लिफ्ट का मास होता है। बस इतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी फॉर्मूला सेम है।
है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। और जो अपेरेंट वेट है, अपेरेंट वेट समझते हो क्या, जो महसूस हो रहा है इसको, वो होगा mg के बराबर, एक्चुअल वेट के बराबर ही होगा ये। अब इस वाले केस में आता है, अब इसमें देखना क्या होगा। अब ये लिफ्ट जा रही है ऊपर विद एक्सेलरेशन a, यहाँ पे वेटिंग स्केल के ऊपर ये पर्सन इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा कितना, यहाँ पे दिखा देता हूँ चलो, mg ऊपर लग रहा होगा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर ये दोनों बैलेंस हो जाते तो नेट फोर्स जीरो हो जाता और इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता, लेकिन क्योंकि ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है लिफ्ट, अगर एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए और नीचे वाला फोर्स कम होना चाहिए। कितना ज्यादा होगा ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले से, सॉल्व कर लेते हैं, एन माइनस एम जी। ऊपर वाले फोर्स में से जो ज्यादा है उसमें से कम वाला फोर्स माइनस कर दिया। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये जो नेट फोर्स इस पर्सन के ऊपर लग रहा होगा ऊपर की तरफ, एन ज्यादा है एम जी कम है, तो एन माइनस एम जी ये किसके बराबर होगा, नेट फोर्स किसके बराबर होगा, इसके मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है। भाई हमें तो ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा एक्सेलरेशन ए से, तो हम क्या इक्वेशन लगाएंगे, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, ये आ गया नेट फोर्स। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू एम ए के बराबर लिख दिया। तो बताओ n किसके बराबर आया, mg प्लस एम ए आ गया ये। तो इसका मतलब अब जो वेट होगा, पहले था mg जो हमें महसूस हो रहा था, अब कितना महसूस होगा, mg प्लस एम ए। समझ रहे हो बात। तो लिफ्ट जब ऊपर जाती है या झूला जब ऊपर जाता है तो हमें भारी क्यों महसूस होता है, क्योंकि mg प्लस एम ए ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वहां पे डेवलप हो रहा होता है। ये आंसर होगा। और अगर इस केबल में टेंशन पूछे तो इसके लिए भी सेम तरीका लगाना है। ऊपर लगेगा केबल के ऊपर टेंशन फोर्स, नीचे लगेगा लिफ्ट का वेट फोर्स यानी mg, तो t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए लिखोगे, वापस ये इक्वेशन बन जाएगी। हाँ तो वही इक्वेशन बन जाएगी ना, mg प्लस एम ए, एम कॉमन लेके g प्लस ए भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, एक ही बात है, ऐसे लिख सकते हो ना, एक ही बात है। ये बात भी समझ में आ गई क्या। अब जस्ट इसका उल्टा केस आ गया, अब लिफ्ट नीचे आ रही है विद एक्सेलरेशन है। अब देखो पर्सन पे लगा नीचे mg, ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन, इस बार कौन सा वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, अगर ये नीचे आ रही है तो इसका मतलब mg ऑब्वियसली ज्यादा होगा नॉर्मल रिएक्शन से। अगर ये नीचे आ रही है तो mg ज्यादा है n से, कितना ज्यादा है, तो mg माइनस n कर दो, ये आ गया नेट फोर्स। और ये किसके बराबर होगा, ma के बराबर होगा। तो बताओ n किसके बराबर है, n इधर ले जाते हैं ये इधर ले आते हैं, तो mg माइनस ma, यानी कि m कॉमन लोगे तो g माइनस ए, यानी कि इस बार तो जो mg था शुरुआत वाले केस में उससे भी कम आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलेगा, तो जो अपेरेंट वेट है वो क्या आएगा, कम महसूस होगा। अब लास्ट वाला केस, यहाँ पे केबल टूट गई तो टेंशन क्या हो गया, यहाँ पे जीरो। जब केबल ही टूट गई तो इसका मतलब टेंशन फोर्स अब लगेगा ही नहीं, टेंशन फोर्स जीरो। तो अब यहाँ पे क्या रीडिंग आनी चाहिए, तो हमारा कॉमन सेंस बोलता है कि जो टेंशन फोर्स की वैल्यू होती है वही यहाँ पे अपेरेंट वेट की वैल्यू होती है। सेम फॉर्मूले चलते हैं ना, तो अगर टेंशन जीरो हो गया तो यहाँ पे अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, जीरो। अब मैं आपको फॉर्मूले से समझा देता हूँ। फॉर्मूला देखो, लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर या नीचे, अगर केबल टूटेगी तो नीचे ही जाएगी, तो मतलब नीचे वाला केस तो यही है, ये वाला। इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, n इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू जी माइनस ए की वैल्यू क्या है जब केबल टूट गई तो g, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा ना। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा। फ्री फॉल वाला केस हो गया अब ये, है ना। मतलब ये वेटिंग स्केल है, ये आप ऊपर खड़े हो और दोनों एक ही एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा और उसकी वजह से आपको यहाँ वेटिंग स्केल जीरो वेट शो करेगा। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया बढ़िया। देखो पहला क्वेश्चन है, एन एलिवेटर, एलिवेटर लिफ्ट को ही बोलते हैं, एन एलिवेटर वेइंग 6000 किलोग्राम, ये इसका वेट दे रखा है 6000 किलोग्राम, इज पुल्ड अपवर्ड बाय ए केबल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द टेंशन इन द केबल इज, तो रस्सी में यानी कि केबल में कितना टेंशन डेवलप होगा वो आपको बताना है। तो ये जो लिफ्ट है क्या हम इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ये देखो लिखा हुआ है पुल्ड अपवर्ड, इसका मतलब ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। और कितने एक्सेलरेशन से खींचा जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
इस लिफ्ट का मास कितना बता रखा है, 6000 किलोग्राम। तो बताओ इस केबल में टेंशन कितना होगा। तो ये तो वही वाला केस हो गया, लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन ए, तो केबल में टेंशन होगा m इंटू जी प्लस ए। एम कितना 6000, जी कितना 10 ले लेते हैं, ए की वैल्यू 5 है ना, तो आंसर आएगा 90 और 3 जीरो और लगा दो 90,000 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन है, देखो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सीधा फॉर्मूला बेस्ड है ये तो एकदम, लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसा आपको फॉर्मूला चिपकाना है। अभी इसमें लिफ्ट ऊपर जा रही है तो फॉर्मूला लगेगा T इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। अगर ये लिफ्ट नीचे जा रही होती तो क्या लगाते, T इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए लगाते फिर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए मैन इन स्टेशनरी लिफ्ट एंड व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इज 3:2। क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि अगर लिफ्ट रुकी हुई है, उसके अंदर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, अगर लिफ्ट रुकी हुई है और जब लिफ्ट जा रही है डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, तो इसका जो वेट इसको नजर आ रहा है, उसका रेशियो उसको नजर आ रहा है 3:2। मतलब वेट का रेशियो दे रखा है, कब, जब लिफ्ट रुकी हुई है तब जो इसका वेट होगा उसको मैं W1 बोल देता हूं, और जब लिफ्ट नीचे जा रही है विद एक्सेलरेशन ए तब जो इसका वेट होगा W2, है ना। W1 कितना होगा वैसे, mg के बराबर, क्योंकि जब लिफ्ट रुकी हुई होती है तो जो एक्चुअल वेट होता है वही हमको नजर आता है, लेकिन जब लिफ्ट नीचे जा रही होती है तब वेट कितना नजर आएगा, बोलो m इंटू जी माइनस ए। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है इन दोनों का रेशियो है ना वो 3:2 आ रहा है। तो पूछा है द वैल्यू ऑफ ए, तो बताओ लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है, ये आपको पूछा जा रहा है कि लिफ्ट कितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है। क्वेश्चन समझ में आया क्या, इसने बोला कि जब लिफ्ट रुकी हुई है और जब लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रही है तो इस पर्सन के वेट का जो रेशियो है W1 अपॉन W2 ये 3:2 आ रहा है। तो बताओ ए कितना होगा, बिल्कुल आसान, ये वैल्यू पुट करो, mg अपॉन m इंटू जी माइनस ए इक्वल टू 3/2। m ने m को मार दिया इधर, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2g इक्वल टू 3g माइनस 3a। बताओ 3a उधर ले जाओ और ये 2g इधर ले आओ, तो g बच गया इधर, 3g में से 2g माइनस होगा ना, तो a क्या आया, g/3 आया। ये लो जी आंसर। कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे। बोलो आया कि नहीं आया, आसान है एकदम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मास ऑफ ए पर्सन सिटिंग इन ए लिफ्ट इज 50 किलोग्राम, ये उसका एक्चुअल मास दे रखा है। इफ लिफ्ट इज कमिंग डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी। तो चाहे स्प्रिंग बैलेंस हो चाहे वेटिंग स्केल हो, वो जो रीडिंग शो करेगा वो सेम ही होती है। तो क्या रीडिंग शो होगी, सोच के बताओ, कितने एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब लिफ्ट नीचे आती है तो कौन सा फॉर्मूला चिपकाना है, जो वेट हमको नजर आएगा होगा m इंटू जी माइनस ए। डब्ल्यू का मतलब वेट है यहाँ पे, है ना, जो अपेरेंट वेट होगा। तो m और g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और a की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी बता रखी है क्वेश्चन में, 10 बता रखी है, तो ये तो 0 आ गया। तो वेटिंग स्केल क्या रीडिंग शो करेगा, 0। चाहे स्प्रिंग बैलेंस हो चाहे वेटिंग स्केल हो, वो a की रीडिंग शो करेगा 0। ये लो, है ना, तो इसके पैरों के नीचे वेटिंग स्केल रखा वो भी 0 रीडिंग दिखाएगा। चाहे स्प्रिंग बैलेंस हो जो वेट को मेजर करता है तो वो भी 0 रीडिंग दिखाएगा, एक ही बात है। आया समझ में ये, है ना। ये वही केस है केबल टूटने वाला, क्योंकि जब केबल टूटती है तो कितने एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, g से 10 से तो गिरता है। तो इसने बस ये बोला नहीं है कि केबल टूट गई, है ना, बस ये लेकिन बोलना वही चाह रहा है कि एक्सेलरेशन 10 से अगर ये नीचे जा रही है तो बताओ अपेरेंट वेट कितना होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with what minimum acceleration can a fireman slides down a rope while breaking strength of the rope is 2/3 of its weight। देखो इस क्वेश्चन को समझो, एक रस्सी है और उससे एक फायरमैन को नीचे उतरना है। क्या करना है, एक फायरमैन को इस रस्सी के सहारे ऐसे लटक के नीचे उतरना है, लेकिन समस्या ये है कि रस्सी जो मैक्सिमम टेंशन सहन कर सकती है वो कितना है, 2/3 टाइम्स ऑफ इट्स वेट। मतलब इसका जो वेट होगा ना mg, उसका 2/3 टाइम्स।
इतना ही वेट सहन कर सकती है। मान लो कि जो पर्सन है उसका वेट है 60 किलोग्राम, तो रस्सी कितना वेट सहन कर सकती है? mg की वैल्यू 60 पुट कर देंगे तो 60 इंटू 2/3, तो ये आएगा 40 किलोग्राम, मतलब 40 किलोग्राम ही सहन कर सकती है और वो लटक जाएगा 60 किलोग्राम का। तो क्या होगा, रस्सी टूटनी है तो इसको स्लाइड करके नीचे आना पड़ेगा तेजी से, तो रस्सी नहीं टूटेगी। क्योंकि जब कोई भी लिफ्ट नीचे जाती है तो जो अपेरेंट वेट है वो कितना हो जाता है, m इंटू जी माइनस ए, एक्चुअल वेट से कम हो जाता है ना। तो जब ये स्लाइड करके नीचे आएगा ना फिसल के इस रस्सी को पकड़ के, तो इसका जो अपेरेंट वेट होगा एक्चुअल वेट से वो कम होगा और उसकी वजह से रस्सी टूटेगी नहीं। अगर ये लटका हुआ ही रहेगा तो रस्सी टूट जाएगी, लेकिन अगर ये फिसल के नीचे आ रहा है तो ये कम फोर्स अप्लाई कर रहा होगा इस पे, क्योंकि नीचे भी तो जा रहा है फिसल के, इसलिए ऐसा होता है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक फायरमैन है, ये अपना फायरमैन मान लो, और ये क्या कर रहा है, इस रस्सी से ऐसे स्लाइड करके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपको कि कितने एक्सेलरेशन से इसको आना चाहिए नीचे, मिनिमम कितना एक्सेलरेशन इसका होना चाहिए ताकि ये सेफली जमीन के ऊपर उतर पाए। ये हिंट दिया हुआ है कि मैक्सिमम टेंशन जो रस्सी सहन कर पाएगी वो इतना होगा। अब एक चीज तो आपको पता ही है, जब मान लो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, जो सेफ एक्सेलरेशन है, मतलब वो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है जिससे ये स्लाइड करके नीचे आ सकता है। ठीक है, इससे कम नहीं करना। अगर इससे कम एक्सेलरेशन होगा तो फिर रस्सी के टूटने के चांस होंगे। तो कम से कम ए एक्सेलरेशन से तो इसको नीचे आना ही पड़ेगा। तो वो ए कितना होगा, तो जब नीचे आता है कोई भी पर्सन स्लाइड करके, देखो चाहे लिफ्ट वाले सवाल हो या इस टाइप के सवाल हो, बंदर रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है, रस्सी से नीचे उतर रहा है, कोई फायरमैन है वो ऊपर चढ़ रहा है नीचे उतर रहा है, उन सब में फॉर्मूले सेम लगते हैं। तो जब ये स्लाइड करके नीचे आएगा तो आप ये मानो कि इस रस्सी में जो टेंशन फोर्स होगा मान लो वो मैक्सिमम होगा, और ये वो एक्सेलरेशन है जिससे ये नीचे आ रहा होगा। तो टी मैक्स इसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी माइनस ए। कब, जब कोई भी पर्सन या कोई भी बंदर रस्सी से नीचे उतर रहा होगा तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे रस्सी में टेंशन फाइंड करने के लिए। लिफ्ट के लिए भी ये लगाते हैं, जब लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से नीचे आती है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है टेंशन इन द केबल के लिए, m इंटू जी माइनस ए, वो ही लगाना है। टी मैक्स की वैल्यू ये है जो आपको दे रखी है क्वेश्चन में, 2/3 ऑफ एम जी इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। ये लो बन गई इक्वेशन, m से m उड़ा दो, ये 2/3 g बचेगा इधर इक्वल टू जी माइनस ए, इधर ले आओगे तो ये 2/3 जब इधर जाके माइनस होगा g में से तो ये g/3 बचेगा। तो ये है अपना आंसर। मतलब इसको कितने एक्सेलरेशन से नीचे आना पड़ेगा, g/3। इतने एक्सेलरेशन से अगर ये नीचे आएगा तो रस्सी नहीं टूटेगी। आया समझ में? इससे अगर कम एक्सेलरेशन से आएगा ना तो फिर रस्सी के टूटने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ए की वैल्यू कम करने का मतलब है टेंशन बढ़ाना। ए की वैल्यू कम होगी ना, जितना ये छोटा होगा ये वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, तो टेंशन बढ़ जाएगा तो रस्सी टूट जाएगी। तो ये वो मिनिमम एक्सेलरेशन आ गया जिससे ये उतर सकता है ना। इससे ज्यादा आप रखो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा कोई दिक्कत नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो देखो बंदर वाला सवाल आ गया जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ए मंकी ऑफ मास 20 किलोग्राम इज होल्डिंग ए वर्टिकल रोप, द रोप विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड्स 25 किलोग्राम। ये बोल रहा है कि ये जो केबल है ना, जो रस्सी है, ये 25 किलोग्राम से ज्यादा का वेट सहन नहीं कर सकती। तो मैक्सिमम जो मास है जो इससे लटकाया जा सकता है इस रस्सी से, वो कितना है, 25 किलोग्राम है। ठीक है जी। और बंदर कितना कितना है इसका मास, बंदर का है 20 किलोग्राम। तो सेफ मोड में ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लटका हुआ रहे तब तो कोई खतरा नहीं है। फिर इसने क्या बोला आगे वो पढ़ो, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच द मंकी कैन क्लाइंब अप अलोंग द रोप। तो वो कितने एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ सकता है। इस बार बंदर को ऊपर चढ़ना है, और जब ऊपर चढ़ता है ना कोई भी बंदर या कोई भी पर्सन रस्सी के ऊपर, तो टेंशन बढ़ जाता है रस्सी में। कितना हो जाता है टेंशन, T इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। नॉर्मल कंडीशन में जब कोई पर्सन लटका हुआ रहेगा, मान लो एक बंदर है वो इसे लटका हुआ है, ये अपना बंदर, तो ये जो बंदर है ये अगर लटका हुआ रहता तो टेंशन होता है mg के बराबर। लेकिन क्योंकि ये विद एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, कैसे जा रहा है, विद एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है, तो अब जो टेंशन होगा वो इतना होगा। अब रस्सी कितना मैक्सिमम वेट सहन कर सकती है, 25 किलोग्राम। अब 25 किलोग्राम से कितना वेट बनेगा, 25 इंटू जी। अगर 25 किलोग्राम
अगर ये रस्सी वेट सहन कर सकती है तो 25 किलोग्राम मास से कितना वेट फोर्स बनेगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो 25 इंटू जी लिखोगे यहाँ पे। ये चीज समझ में आई क्या। और मास कितना है बंदर का, ये m इधर वाला क्या है, मास ऑफ द मंकी कितना है 20 किलोग्राम। जी की वैल्यू 10 और एक्सेलरेशन आपको पूछा है, ये जीरो उड़ा देंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व कर लो। 25 इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो 20 प्लस 2a, ये इधर माइनस होगा तो 2a इक्वल टू कितना आया 5, तो a आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब मैक्सिमम इतने ही एक्सेलरेशन से बंदर ऊपर चढ़ सकता है। इससे अगर ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ तो एक्सेलरेशन बढ़ने से टेंशन बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ने से केबल टूट जाएगी। तो सेफली पहुंचाना है इसको ऊपर। आया समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, डिसेंडिंग का मतलब नीचे उतरना। ठीक है, तो नीचे उतर रहा है वो। इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांच इज 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी। अगर मंकी का वेट mg है तो जो केबल है, जो ब्रांच है एक तरह से जिससे ये मंकी पकड़ के उसको नीचे उतर रहा है ना, तो इस ये जो रस्सी है ना, ये जो ब्रांच है एक तरह से पेड़ की, ये सिर्फ मंकी के वेट का 75% ही वेट सहन कर सकती है। मतलब टी मैक्स क्या है यहाँ पे 75%, यानी कि 75/100 ऑफ mg। परसेंटेज में अगर डेटा गिवन हो ना कि 50% है 75% है तो उसको 100 से डिवाइड कर दिया करो, है ना, तो वो परसेंटेज हट जाता है। तो टी मैक्स कितना होगा 75% ऑफ mg, तो 75% ऑफ mg होता है 75/100 इंटू mg। फिर इसने क्या पूछा है, द मिनिमम एक्सेलरेशन विद विच मंकी कैन स्लाइड डाउन। तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आना चाहिए, कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ सकता है, क्योंकि रस्सी तो इसके वेट से कम वेट ही या कम फोर्स ही सहन कर सकती है। इसका वेट होगा mg, इस मंकी का वेट कितना है mg। अगर ये लटका हुआ ही रह जाए तो रस्सी टूटनी कंफर्म है, क्योंकि ये mg से, देखो ये अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये 3/4 mg आएगा, तो ये mg से कम ही आ रही है वैल्यू। तो एक्चुअल में जो टेंशन है ना वो इसके वेट से कम ही डेवलप होना चाहिए। कितना ये दे रखा 3/4 mg। अब कैसे सॉल्व करोगे, तो क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आते टाइम पे जो रस्सी में टेंशन होगा, जो ये मैक्सिमम टेंशन हम बोल सकते हैं कि जो ये सहन कर सकती है केबल, वो बराबर होना चाहिए m इंटू जी माइनस ए के। फॉर्मूला होता है ना, जब मंकी नीचे आएगा तो टेंशन इन द केबल होगा T इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। मैं इसको T मैक्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें T मैक्स की वैल्यू गिवन है कि मैक्सिमम टेंशन इतना सहन कर सकती है केबल। तो ये है 3/4 mg, इधर आएगा m इंटू जी माइनस ए। सॉल्व करो इसको, बताओ क्या आएगा, m से m कैंसिल, 3/4 g इक्वल टू जी माइनस ए। ए इधर ले आओ तो a इधर, 3/4g उधर ले जाओ तो g में से 3/4g माइनस करोगे तो g/4 आएगा। यही अपना आंसर है g/4। देखो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम मेजर्ड इनसाइड ए स्टेशनरी लिफ्ट इज फाउंड टू बी t। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम बता रखा है। देखो थोड़ा सा पेंडुलम के बारे में बता देता हूँ। ये अपनी स्टेशनरी लिफ्ट है, इसके अंदर हमने एक पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम उसको ऐसे बांध रखा है और इसको ऑसिलेशंस करवा रहे हैं। तो ये कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है। इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2π√L/g। ये आप लास्ट में पढ़ोगे 11th के सिलेबस के लास्ट में एक चैप्टर आएगा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें ये फॉर्मूला आएगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में ये काम आ रहा है इसलिए। टी यानी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा ना उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो वो बराबर होता है 2π इंटू √L/g। जी तो क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और L का मतलब क्या है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इसने बोला इफ द लिफ्ट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन g/3। कितने एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है g/3, देन टाइम पीरियड इज। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। अब एक चीज सोचो, जब ये लिफ्ट रुकी हुई थी तो इस
सिंपल पेंडुलम पे यानी कि इस मास के ऊपर कितना एक्सेलरेशन काम कर रहा था? जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ही काम कर रहा है, आप पे भी काम कर रहा है अभी। mg फोर्स लग रहा है ना नीचे, तभी तो लग रहा है mg, और उससे आप एक रिएक्शन फोर्स भी लगा रहे हो इस बेंच के ऊपर, मतलब आप mg लगा रहे हो और ये जो बेंच है ये आपके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रही है। तो ये जो g है ये वो एक्सेलरेशन है जो एनी टाइम अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा होता है। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो फिर एक्सेलरेशन अलग लगता है। कौन सा? लिफ्ट ऊपर जाती है तो क्या लेते हैं हम लोग, जैसे टेंशन इन द केबल या अपेरेंट वेट क्या लेते हैं, m इंटू जी। ऊपर जाती है तो m इंटू जी प्लस ए, नीचे आती है तो m इंटू जी माइनस ए। अब लिफ्ट किधर जा रही है? ऊपर जा रही है, कितने एक्सेलरेशन से? g/3। तो इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन होगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन वो कितना हो जाएगा? g प्लस ए। तभी तो वेट m इंटू जी प्लस ए लिखते हो आप। तो ऊपर जाते टाइम पे जो इफेक्टिव g की वैल्यू होगी, g इफेक्टिव बोल देता हूं इसको, तो वो लिया जाएगा g प्लस ए, और a कितना है यहाँ पे? g/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4/3 g आएगा। ये कितना आएगा? 4/3 g के बराबर आएगा ये। तो ये है g इफेक्टिव। g इफेक्टिव मतलब वो जब लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही होती है तब जो g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होता है या महसूस हो रहा होता है वो ये होता है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे बना देता कि लिफ्ट नीचे जा रही है तो मैं g-a करता। समझ गए बात? तो अब बताओ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो टाइम पीरियड की वैल्यू g के ऊपर डिपेंड कर रही है क्या? हाँ, पहले टाइम पीरियड इतना, अब कितना होगा? तो t डैश बोल देते हैं, तो ये होगा 2 अंडर रूट एल बाई, और g की जगह क्या लेना है? 4/3 g। g इफेक्टिव लेना है भाई। जब लिफ्ट जा रही है और एक रुकी हुई है तो उसमें कुछ तो डिफरेंस होगा। जब रुकी हुई है तब ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो g इफेक्टिव बन जाता है g प्लस ए। तो ये लगाना है। अब आपको पूछा कि अब जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, तो ये पहली इक्वेशन मान लो, ये दूसरी इक्वेशन मान लो, दोनों को डिवाइड कर दो, टी डैश अपॉन टी आ जाएगा इधर। तो अब देखो इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो इधर तो टी डैश अपॉन टी बन गया, इधर 2 से ये 2 कैंसिल, अंडर रूट एल से अंडर रूट एल कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो इधर अंडर रूट में क्या बचा? 1/1/4/3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट 3/4 भी आप इसको बोल सकते हो। तो टी डैश क्या आया? इस टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, टी इंटू अंडर रूट 3/4। है कोई ऐसा ऑप्शन? ऐसे ये 4 को अपन अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2, तो रूट 3/2 टी अपना आंसर हो गया। देखो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए रॉकेट हैज इनिशियल मास ऑफ 2 × 10⁴ किलोग्राम। एक रॉकेट है, इनिशियल मास मतलब शुरुआत में जब इसका मास कैलकुलेट किया गया तो वो कितना आया? इनिशियल मास 2 × 10⁴ किलोग्राम। क्योंकि कंटिन्यूसली मास कम होता जाता है ना, ऊपर उड़ता है वैसे वैसे, ठीक है, मास कम होता जाएगा क्योंकि फ्यूल बर्न होता जाएगा ऐसे। इफ इट इज टू ब्लास्ट ऑफ विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बोल रहा है कि इसको ऊपर की तरफ उठना है कितने एक्सेलरेशन से? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्लास्ट ऑफ का मतलब है जैसे यहाँ पे ये फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होगा, ब्लास्ट होता है ना, एक धमाका होता है, और उससे फिर ये एकदम से ऊपर उठना स्टार्ट होता है। तो शुरुआत में जो लिफ्ट चाहिए ना, इसको लिफ्ट मतलब ऊपर उठने के लिए जो फोर्स चाहिए है ना, वो इससे मिलता है। जब गैसेस बाहर निकलती हैं तो इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। तो ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वो जो लिफ्ट फोर्स है ना उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आना चाहिए इसके अंदर, रॉकेट कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाना चाहिए? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने एक्सेलरेशन से ऊपर जाना चाहिए। तो पूछा है द इनिशियल थ्रस्ट नीडेड इज, तो शुरुआत में उसके ऊपर कितना फोर्स लगना चाहिए ताकि वो इतने एक्सेलरेशन से ऊपर जाए। जब गैसेस बर्न होंगी और एकदम से बाहर निकलेंगी तो उसके ऊपर एक झटका लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और उससे ये ऊपर जाना चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि इनिशियल थ्रस्ट यानी कि इनिशियल फोर्स कितना लगाया जाए ताकि ये इतने एक्सेलरेशन से ऊपर चला जाए। बात समझ में आई क्या? रॉकेट को इतने एक्सेलरेशन से ऊपर जाना है, मास दे ही रखा है इसका। देखो यहाँ पे कितना फोर्स डेवलप होना चाहिए, एक बार सोचो इस चीज को, कितना फोर्स डेवलप होना चाहिए। ये रॉकेट अपना, अगर जितना इसका वेट है उतना ही फोर्स डेवलप हुआ तो ये जस्ट लिफ्ट हो पाएगा क्योंकि mg बैलेंस हो जाएगा उस फोर्स से।
तो अगर इसको विद एक्सेलरेशन ऊपर पहुंचाना है तो एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए ना, mg से ज्यादा फोर्स चाहिए ऊपर, तभी तो तेजी से ऊपर जाएगा। तो मान लो कि इसके ऊपर इस ब्लास्ट की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो कितना है, F। यहाँ पे इस फ्यूल के बर्न होने से एक फोर्स डेवलप किया है ऊपर की तरफ, जो इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। एक फोर्स इसके ऊपर एनी टाइम नीचे की तरफ लग रहा होगा, mg। अब इसको जाना ऊपर है, तो ये जो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है ये ज्यादा होना चाहिए mg से। तो नेट फोर्स ऊपर कितना लगा, F माइनस mg, और उससे एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, 4। यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है ये किसके बराबर होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन के, क्योंकि नेट फोर्स आ गया आपके पास में ऊपर ले जाने का F माइनस mg, और उससे इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। आया समझ में? तो इस तरीके से इक्वेशन बनानी है। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो F इक्वल टू अगर मैं लिख दूं तो m कॉमन लेके क्या बन गया, ब्रैकेट में g प्लस ए आ गया। अब याद करो लिफ्ट वाले सवाल में भी तो ऐसा ही होता है, लिफ्ट जब ऊपर जाती है विद एक्सेलरेशन a तो क्या फॉर्मूला लगाते हो, m इंटू जी प्लस ए। वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा अगर फोर्स पूछा जाए तो, कि कितना फोर्स यहाँ पे डेवलप होना चाहिए ताकि इतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाए। तो इस वाले केस में भी सेम फॉर्मूला लगा सकते हो। ये मैंने पूरा डिटेल में समझाया है ताकि अगर मान लो फॉर्मूला याद भी नहीं हो तो इस तरीके से सॉल्व किया ये, और याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, सीधा ये इक्वेशन लिखेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। मास दे ही रखा है 2 इंटू 10⁻⁴, जी की वैल्यू 10 और एक्सेलरेशन 4, कितना आएगा 28 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ये देखो बी वाला ऑप्शन है यहाँ पे, बोलो आया क्या समझ में? ठीक है। ए लिफ्ट इज गोइंग अप, द टोटल मास ऑफ द लिफ्ट एंड पैसेंजर्स इज, टोटल मास दे रखा है 1500 किलोग्राम। द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ द लिफ्ट विद टाइम इज शोन इन द फिगर। अब देखो ये टाइम के साथ में और जो स्पीड है लिफ्ट की वो कैसे चेंज हो रही है वो बता रखी है। पहले तो 2 सेकंड के अंदर स्पीड बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट हो गई, और उसके बाद में 10 से 12 सेकंड की ड्यूरेशन में स्पीड कम होती जा रही है। ग्राफ समझ में आया क्या? पहले बड़ी वैल्यू, फिर कांस्टेंट, और फिर कम हो गई। पूछा है फाइंड द टेंशन इन द रोप पुलिंग द लिफ्ट एट t इक्वल टू 11 सेकेंड। तो t इक्वल टू 11 सेकेंड के ऊपर ये जो केबल है इसके अंदर कितना टेंशन फोर्स डेवलप होगा ये बताओ। लिफ्ट किधर जा रही है वैसे, गोइंग अप, ऊपर की तरफ जा रही है, और विद एक्सेलरेशन a जा रही है। मान लो विष्णु बताया ना, ए लिफ्ट इज गोइंग अप, ऊपर की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन a मान लो। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, t इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। लेकिन a तो इसने बताया ही नहीं, m तो बता दिया, g भी हमको पता है, a अगर पता चल जाए तो काम हो जाएगा अपना। कौन सा ग्राफ दे रखा है, ये t और ये v, स्पीड टाइम ग्राफ बोल दो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल दो इसको। और जब भी वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा हो तो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा एक्सेलरेशन को बताता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन से ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन को बताता है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को। अब कब पूछा इसने, टेंशन कब पूछा है, t इक्वल टू 11 सेकेंड पे। कौन सा है t इक्वल टू 11 सेकेंड वाला टाइम, ये रहा 10 सेकेंड, 11 सेकेंड, फिर 12 सेकेंड आएगा, तो ये है वो 11 सेकेंड वाला टाइम। इस टाइम के ऊपर आप एक चीज नोटिस करो, 10 से 12 सेकेंड के ड्यूरेशन में स्पीड कंटिन्यूअसली घटती जा रही है। और ये जो ग्राफ है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, दिख रहा है आपको, सीधी लाइन है, ये कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। स्लोप किसको बताता है, एक्सेलरेशन को। इसका मतलब 10 से 12 सेकंड के ड्यूरेशन में जो एक्सेलरेशन इस पे काम कर रहा होगा पार्टिकल पे वो कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन किससे पता चला, स्लोप से। स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब स्लोप फाइंड करना अपना टारगेट है क्योंकि स्लोप से ही पता चलेगा एक्सेलरेशन कितना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस लाइन का इस टाइम एक्सिस से जो एंगल बनेगा, क्या ये 90 से बड़ा है? और अगर ग्राफ का एंगल, अगर ग्राफ का स्ट्रेट लाइन का एंगल अगर जो एक्स एक्सिस होती है या जो टाइम एक्सिस है अगर उससे 90 से बढ़ा रहा है, थीटा अगर 90 से बढ़ा रहा है, इसका मतलब स्लोप विल बी नेगेटिव। याद आया क्या?
अगर एंगल 90 से बड़ा दिख जाए ना तो इसका मतलब स्लोप नेगेटिव होगा। इसका मतलब इस ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब इस पर रिटार्डेशन काम कर रहा है, तभी तो स्पीड कम हो रही है ना। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो हमें तो फाइंड करना है कि रिटार्डेशन कितना होगा। तो अगर इधर वाला एंगल आप फाइंड नहीं कर पाओ ना, तो एक काम करना, इधर वाला एंगल इसके अकॉर्डिंग आप स्लोप फाइंड कर लो और उसके आगे माइनस सिंबल लगा दो। जैसे मैं आपको करके बताता हूं, मुझे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है और ये एंगल मान लो थीटा है उसमें। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग आप इस वाली लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग आप स्लोप फाइंड कर लो। स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। अब इसमें आप बोलोगे सर थीटा तो गिवन ही नहीं है, कोई बात नहीं। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर कितना दिखा रखा है यहाँ पे 3.6, बेस कितना दिखा रखा है 10 से 12 2, तो टेन थीटा होगा 3.6 अपॉन 2 यानी कि 1.8 आ गया। अब ये जो स्लोप है ये आपने इधर वाले एंगल के अकॉर्डिंग फाइंड किया, आपको फाइंड करना था इधर वाले एंगल के अकॉर्डिंग। आया समझ में? तो आगे माइनस सिंबल लगाना पड़ेगा, मतलब जो आप एक्सेलरेशन लोगे ना वो -1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे, ना कि 1.8। बात समझ में आई क्या भाई? एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में तो एंगल 90 से बड़ा है ना। ये तो मैं थोड़ा इजीली सॉल्व करने के लिए इधर वाले एंगल का टेन फंक्शन फाइंड करके इसका स्लोप फाइंड कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट में आना तो चाहिए नेगेटिव में ही, क्योंकि एंगल 90 से बड़ा है। तो आगे माइनस अलग से लगाना पड़ेगा आपको। तो बस हो गया काम, ये वैल्यू उठा के पुट कर दो। अब फॉर्मूला तो यही लगा रहा हूं मैं, लेकिन तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पुट करनी है, माइनस पे पुट करनी है। मैं बता रहा था ना रिटार्डेशन जब भी बोले, अब इस क्वेश्चन में रिटार्डेशन बोला नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया ग्राफ से कि इस पे रिटार्डेशन काम कर रहा है। तो एम तो लेना है 1500 किलोग्राम और जी लेना है 10, और एक्सेलरेशन को माइनस, अच्छा जी को मैं 9.8 ले लेता हूँ, थोड़ा इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। ए को लेना -1.8, तो ये माइनस करोगे ना तो 8 बचेगा अंदर, और 8 × 15 कितना हुआ, टेंशन फोर्स कितना होगा 12,000 न्यूटन के बराबर होगा। ये आपका आंसर। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट PYQs जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मुला बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट NCERT सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।